लोग पूछ रहे हैं कि कराची के बल्दियाती इंतखाबात के गैर मुतवक्के नताइज क्यों आ रहे हैं। तो डोमेन तो यह हमारा नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि मईशत पर नज़र रखने वाला आदमी हर चीज़ पर नज़र रखता है, तो ये कराची के इलेक्शन के गैर मुतवक्के नताइज इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि किसी ने इन बल्दियाती इंतखाबात को संजीदगी से लिया ही नहीं, और कोई जो है के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए एंथुजियास्टिक था ही नहीं। किसी कौमी सतह के लीडर ने कराची के बल्दियाती इंतखाबात के ऊपर कोई तवज्जो दी ही नहीं सिवाय बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, और उन्हीं की पार्टी जो है वो अगर आप देखें तो उनको ज़्यादा वोट भी पड़ेंगे और ज़्यादा यूसियाँ भी वो उठा के ले जाएंगे, और कुछ पता नहीं मेयर भी उनका बन जाए। ठीक है ना, कुछ मैं कह नहीं सकता इस मोमेंट पर, अभी पूरे रिजल्ट नहीं आए, जब आएंगे तो देखा जाएगा। जहां तक बात रही नून लीग की, तो वो तो इन इलेक्शन के अंदर बिल्कुल गायब रही, और पीटीआई चूंकि असम्बलियां तहलील करने में ज़्यादा मसरूफ़ थी, इसलिए उन्होंने यहाँ पर कोई मेहनत नहीं की। और सच पूछें आप में से 90% लोगों को ये भी नहीं पता कि उनका नाजिम या मेयर का कैंडिडेट कौन है, क्योंकि कराची के साथ हर शख्स, हर सियासी जमात, हर कौमी धारे की सियासी जमात सोतेले का सा सलूक करती है। इस सोतेलेपन का नतीजा ये है कि कराची वाले ख्वार हुए पड़े, और जो भी ज़रा सी मोहब्बत का इजहार करता है वो उसकी तरफ हो लेते हैं। बिल्कुल जैसे कॉलेज की कोई बेचारी सीधी सी लड़की हो ना, जिसका मिजाज थोड़ा चिंटू के जैसा हो, ज़रा सी मोहब्बत मिलने पर तो वो फिर ज़रा सी मोहब्बत मिलने पर भाग जाती है, फिर उसको ढूंढने के लिए जो है वो यहाँ से रवाना किए जाते हैं लोग के, लेकर आओ वापस, तो बड़ी आसानी से मान जाते हैं लोग। इसी तरह कराची वाले भी बेचारे ज़रा सी मोहब्बत मिलने पर किसी को भी वोट देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और 4-4 दफ़ा जहन बदलते हैं वोट देते जाने के लिए। बल्दियाती घर से निकलते हैं तीर लेके, मतलब तीर को वोट देने के लिए, फिर रास्ते में सोचते हैं कि शेर को दे दें, फिर कहते हैं यार शेर तो खा जाएगा, फिर थोड़ा आगे जाते हैं, बोलते हैं चलो बल्ले से पिट चुके हैं, चलो फिर छोड़ो तराजू को दे देते हैं, फिर अंदर जाते हैं, फिर कहते हैं कोई उड़ाने वाली चीज़ मिल जाए, तो पता लगता है वो तो है ही नहीं, फिर इन्नी मिन्नी मायना में खेल के ठप लगा के वापस आ जाते हैं। नहीं, शऊर आ गया कराची वालों में, अलर्ट। फिर तुम लोग बोलते हो हमारी खिंचाई क्यों करते हो, इसीलिए तुम लोगों के साथ ये कुछ हो रहा है। क़यादत है ही नहीं कोई, कराची के कोई क़यादत ही नहीं है। सच में आपको सच बता रहा हूं, कोई लीडरशिप नहीं, देयर नो विजन इन द पीपल ऑफ कराची, नो विजन। टोटल विजन क्या है? गटर के नाले। द होल नेशन इज फोकस्ड ऑन गटर। जिस कौम का फोकस ये नाले बन जाए, गटर ठीक हो जाए, नाले गटर से आगे कौम सोचता ही नहीं। जो कौम नाले और गटर ठीक कराने के पीछे पूरा साल लगी रहती है, वो कहते हैं कि आखिर हम दुनिया की, नाउजुबिल्लाह, कहते हैं दुनिया की अजीम तरीन कौम है। एक नाला बना लो, एक सड़क सीधी नहीं, पूरे शहर क्या पूरे मुल्क में नहीं है। खैर आ जाओ, तुम लोगों की इतनी, हमारे वहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल होता कोई और कोयटा में हमारे, लेकिन हम आपके लिए नरम, आपकी खिंचाई हो गई मेरा ख्याल काफ़ी। आगे चलते हैं जनाबे वाला, अब मईशत पे आ जाते हैं। अब ये शहर जो है इकोनॉमिक हब है, ये शहर इकोनॉमिक हब है, और इकोनॉमिक हब का क्या हाल है? लावारिस इकोनॉमिक हब। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, तारुफ कराता चलूँ। हारिस अगर साहब, सदर KCCI, और टेलीफोन के ऊपर हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शहबाज साहब, वो मईशतदान हैं, मुल्क के बड़े मशहूर, बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर भी वो तज्ज़िया करते हैं, और दोनों को वेलकम करते हैं। हारिस अगर साहब, आपके पास आता हूँ। सबसे पहले तो इस कंफ्यूज्ड रिजल्ट के ऊपर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जब तक ये बटे रहेंगे, किसी न किसी की रोज़ी चलती रहेगी, तो आप देखिएगा कि हमारे यहाँ भी कुछ इसी तरह होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बतौर कराची चैम्बर के नायब सदर के, ये जो कराची की हालत है और जो सोतेलापन है एक शहर के साथ, और जिस तरह का तरक्याती काम उसका फुकदान है यहाँ पर, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करें। फिर हम ताजर सनतकारों के मसाइल पर भी बात करेंगे। जी, जो कराची के हाल की आप बात कर रहे हैं, बेसिकली द रीज़न इज़ के कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब जैसे हम यहाँ रोड पे निकलते हैं, ट्रैफिक लाइट कोई फॉलो नहीं करता, वन वे कोई फॉलो नहीं करता। वही लोग अगर बाहर जाते हैं, दुबई जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, UK जाते हैं, तो कानून की प्रॉपर पाबंदी से चलते हैं। तो अगर इन्फोर्समेंट नहीं होगी तो ऐसे ही होगा।
क्योंकि आप किसी भी कौम को ले लें, अगर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर नहीं होगा, कानून की एक वो प्रॉपर इन्फोर्समेंट नहीं होगी, तो किसी भी मुल्क का ये हाल होगा। तो अब मेजर तो ये है, इस बात पे सालों से, डेकेड से लोग बातें कर रहे हैं कि प्रॉपर कानून की जो है इन्फोर्समेंट हो, प्रॉपर पेनल्टीज़ हों, रोल मॉडल सेट किए जाएं, एग्जाम्पल सेट की जाएं कि भाई जो कानून फॉलो नहीं करेगा उसके साथ ऐसे होगा। तो वो चीज़ जब तक नहीं होगी, जब तक ये सब चीज़ें ठीक नहीं होंगी। बड़ा अहम नुक्ता आपने बयान किया। ज़ाहिरी बात है हमारे शहर में तो खैर एनफोर्समेंट हो रही है, लेकिन पता नहीं यार, वो बुज़ुर्ग ने दुआ दी थी कि अली तो टीवी के ऊपर झूठ नहीं बोल सकेगा, बोलेगा तो इशारे बोलेंगे। खैर यहाँ पर इन्फोर्समेंट ज़रूर हो रही है, लेकिन किसी और चीज़ की इन्फोर्समेंट हो रही है। खैर यहाँ पर कौमी धारे का भी एक सवाल पूछ लूँ। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, आप जानते हैं कौमी धारे की सियासत तो एक अपनी जगह, लेकिन मईशत का भी बुरा हाल हुआ पड़ा है। तो थोड़ा डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब आप उसके बारे में जायज़ा दें, फिर दोबारा से शहर कराची की तरफ आऊँगा। जी वो अली, बहुत शुक्रिया। आप भी देख ही रहे हैं अपना सूरत क्या चल रही है मुल्क के अंदर, अनसर्टेनिटी, और उस अनसर्टेनिटी की वजह से जो मुआशियत है वो डे बाय डे, बल्कि मैं आज सुबह खबर पढ़ के बड़ा हैरान हुआ कि टेक्सटाइल मिल जो है उस एसोसिएशन ने अमेरिका से $2 अरब कर्ज मांग लिया है। तो अब सिचुएशन जो है यहाँ तक आ गई है। बाकी भी आप देखें, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब या बाकी जो लीडरान है बाहर जा रहे हैं, मेरे ख्याल में ये भी अब क्रेडिट खो बैठे हैं। जब तक आर्मी चीफ सफर ना करें या पहले ना जाएं या बाद में ना जाएं, तो मेरे ख्याल है कर्ज भी नहीं मिल रहा। और इन्फ्लेशन जो है वो डे बाय डे आपके सामने बढ़ रहा है। वो चाहे आप डॉलर एलसीज बंद करें या ना बंद करें, मेरा नहीं ख्याल उससे कोई फर्क पड़ रहा है। और जो अभी ये भी सुबह अखबार में पढ़ रहा था कि अब तेल का जो बहरान है उसका खदशा पैदा हो गया है। तो देखें, डे बाय डे हम लोग जो है वो कुएं में गिरते जा रहे हैं। और कोई बंदा जो है वो ठीक है जी, अब हम प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो है जी तहरीक अदम एतमाद लेके आए, पंजाब की असम्बली डिसॉल्व कर दो, केपी कर देंगे, तो मुल्क के मसाइल की तरफ तवज्जो मेरा ख्याल किसी की नहीं है। हर बंदा अपने अपने खेल में लगा हुआ। अच्छा, मुख्तसरन ये बताइएगा बतौर एक माहिर माशियात के, इलेक्शन हो जाए तो मुल्क की मईशत ठीक हो जाएगी? देखें, इलेक्शन मेरा ख्याल है कि हल नहीं है। वजह यह है कि इलेक्शन क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं? मुझे तो लगता है बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि जब तक प्रॉपर एजेंडा नहीं होगा किसी भी सियासी जमात के पास, तो ये कैसे सोल्यूशन ढूंढ लेंगे? और अगर इलेक्शन करवा भी लेते हैं, जो नई जमात आएगी, तो क्या वो इलेक्शन के होने की वजह से आप समझते हैं कि खजाना जो है वो भर जाएगा और नई गवर्नमेंट जो आएगी वो फटाफट मुल्क के मसाइल को हल करके मुल्क को ट्रैक के ऊपर लेके आ जाएगी? मेरा ख्याल है कि इनको अभी से ही, बल्कि मैं तो कई दफा प्रोग्राम के अंदर आपके साथ बातें हमारी हुई हैं कि जब तक ये लोग जो हैं अभी भी अगर ये समझ जाएं तो 10-20 साल का प्लान नहीं बनाते, तो सूरत जो डे बाय डे वो खराब ही हो रही है और होती रहेगी। इस सिलसिले में कोई बंदा कहे नहीं कि 2 साल बाद इलेक्शन करवा दें, साल के अंदर मुल्क ठीक कर लेंगे, 2 साल के अंदर मुल्क ठीक कर लेंगे, नहीं 4 साल के अंदर मुल्क ठीक कर लेंगे, मेरा नहीं ख्याल कैसा होगा। बड़ा अहम नुक्ता है। आइए नाज़रीन, अब बात करते हैं कुछ ताजे सनतकारों के मसाइल के मुतालिक। हारिस अगर साहब, अब बात कुछ ऐसी है कि कराची का ताजर हो या पाकिस्तान का ताजर हो, सनतकार ताजर को बहुत सारे मसाइल का सामना है। मैं चाहूँगा चंद ऐसे मसाइल ज़रूर बयान करें जो इस वक्त अहमियत तलब हों। जी हारिस अगर साहब, आपसे मेरा एक सवाल है, आप क्या समझते हैं कि सिचुएशन कितनी बुरी है? बहुत बुरी, बहुत ख़राब। आई डोंट थिंक इट्स एज बैड जितना उसको बना दिया गया है। अच्छा ठीक है। मेरे हिसाब से बेसिक जो प्रॉब्लम है, एक हमें पता है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज है, लेकिन अब शॉर्टेज को लेके क्लियर पॉलिसीज़ नहीं है, क्लियर डेफिनेशन नहीं है। अगर पोर्ट पे अनाज पड़ा हुआ है या सब्जियां पड़ी हुई हैं, प्याज लोगों की पड़ी हैं, प्याज सड़ रही है, तो उसमें क्लैरिफिकेशन देने में बहुत टाइम लग रहा है कि ये तो आप बोलें कि भाई खाली बेसिक खाने पीने की अशिया मंगा लें या कुछ भी नहीं मंगाएं, क्लैरिफिकेशन दे दें। अब CAD पे लोगों के कार्गो आ रहे हैं, लेकिन अब पूछते हैं उनसे स्टेट बैंक से भी कि CAD पे आप उसकी पेमेंट कराएंगे, तो वो कहते हैं नहीं कराएंगे। तो अब उसमें जो छोटा ताजर है या छोटा इंपोर्टर है, उसकी जमा पूंजी सब उसमें लगी हुई है। तो वो अगर CAD पे मंगाता है, इफ़ यू आर अलाउइंग द इम्पोर्ट ऑन CAD, देन आप उसको फैसिलिटेट भी करें कि वो उसकी पेमेंट करके डॉक्यूमेंट्स क्लियर कराए, कार्गो ले ले। अगर आप नहीं अलाउ कर रहे तो आप नोटिफिकेशन निकालें कि भाई कल से जो है कोई भी अगर CAD पे कार्गो आएगा उसके हम जिम्मेदार नहीं होंगे और वो पोर्ट से क्लियर भी नहीं होगा, तो लोग बोलेंगे कि ठीक है अब हम नहीं मंगाएंगे, बट क्लैरिफिकेशन सही आनी चाहिए। अब जैसे आपकी दवाइयों की शॉर्टेज हो रही है, एसेंशियल्स की शॉर्टेज हो रही है, इतना सारा अरबों रुपए का जो है अनाज पोर्ट पे सड़ रहा है, तो उसमें ये तो आप कहें कि हमारे पास जो है आगे आने के इंपोर्ट के पैसे नहीं हैं,
तो 1 महीने तक कोई भी इंपोर्ट नहीं अलाउ करेंगे हम लोग। लेकिन उसके साथ साथ आप जो पोर्ट पे जो माल पड़े हैं लोगों के, वो क्लियर करें विद व्हाट यू हैव। तो उसमें बेसिकली एफिशिएंट मैनेजमेंट की ज़रूरत है कि जिस तरह की सिचुएशन में, यस हम बुरी सिचुएशन में हैं, लेकिन इतनी बुरी सिचुएशन में नहीं है जितनी वो बनती जा रही है खामोशी की वजह से। खामोशी तो अब ये कि वो दैट इज बिकॉज देयर आर मेनी एक्सपेक्टेशंस। इनकी एक्सपेक्टेशंस ये है कि दे विल गेट अ बेल आउट एनी डे, तो दे आर जस्ट वेटिंग कि वो बेल आउट आ जाए। अब कुछ पार्शली तो अनाउंसमेंट्स हुई हैं, बट एज सून एज वी गेट द मनी, जैसे हर इंडस्ट्रियलिस्ट भी कहता है शो मी द मनी, पहले पैसा असल में वहाँ पर पहुँचा नहीं, कमिटमेंट्स बहुत हैं। सो मे बी दैट मे बी वन ऑफ द रीजंस। खैर एनीवे, डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, हारिस असगर साहब का कहना ये है कि क्लैरिफिकेशन की गैर मौजूदगी के अंदर असल में और ज़्यादा एक तजब्जुब की कैफियत आ गई है और अजीब किस्म के हालात हो गए, क्योंकि कुछ वजाहत से नहीं बताया जा रहा कि क्या चीज़ मंगवा सकते हैं, क्या नहीं मंगवा सकते, उसके पैसे हैं या नहीं हैं। क्या कहते हैं आप? जी, मैं बिल्कुल हारिस साहब के साथ 110% जो है ना मैं मुत्तफिक हूँ। वजह ये है, क्लैरिफिकेशन तब आएगी जब बैठ के मामलात को गौर से देखेंगे। लेकिन जब बैठ के सिर्फ और सिर्फ जो है पॉलिटिक्स की बातें हो रही हैं, अब बड़ी बड़ी सीधी सी बातें, जैसे भी वो हारिस साहब कह रहे हैं कि फॉरेन रिजर्व जो हमारे डे बाय डे कम होते जा रहे हैं। इसका एक छोटा सा हल है, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि जो ओपन मार्केट के अंदर डॉलर और जो ऑफिशियल डॉलर रेट है उसका डिफरेंस खत्म कर दें। मतलब कि ये काम टर्की ने किया था। वैसे हम कहते हैं हमारे जो इस्लामी मालिक दोस्त हैं, तो दोस्तों से कुछ हमें सीख भी लेना चाहिए। तो टर्की जो है वो अगर अपने लोगों को वो सब्सिडी दे के डॉलर को यूरो के ऊपर, तो यूरो मार्केट के अंदर इकट्ठा कर सकता है। तो आप ये काम इकट्ठा नहीं कर सकते। आप सिर्फ ये सोच के ये काम नहीं कर रहे कि अगर जो डॉलर का रेट जो है वो 250 या 260 ऑफिशियली अनाउंस कर दें, इससे महंगाई आ जाएगी। मुझे ये बताएं कि आप अनाउंस नहीं करें, क्लैरिफिकेशन नहीं है, क्या महंगाई उससे नहीं आ रही? आपको पता है कि आप बेसिक जो नेसेसिटी की बात अभी हो रही है, जो इंपोर्ट ये कर रहे हैं वो कौन सी कर रहे हैं? देखें, एक बड़ी मैं छोटी सी बात करता हूं और हारिस साहब इससे इत्तेफाक करेंगे। कोई मुल्क जो होता है, कोई भी, वो चाहे पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल, इंडिया या अमेरिका है, आपका जब तक बिजनेस ग्रो नहीं करता, आपकी इकोनॉमी के मुआशी मसाइल हल नहीं होते। कहने को हम ये कह देते हैं कि पाकिस्तान का जो इज डूइंग बिजनेस, उसका रैंक बहुत हाई है। भाई उस रैंक को क्या करना है? मैं एक छोटी सी एनजीओ, आपको याद है कि मैं आपके पास आया था, मतलब कि पूरा 1.5 महीना हो गया मैंने उसकी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन दी हुई है, बट टिल नो मेरे पास कोई आंसर नहीं है। तो अगर एक एनजीओ जो है उसको रजिस्टर करवाने में इतना परेशानी हो रही है, तो जो एक कंपनी है किसी बंदे रजिस्टर करवाने, तो उसको कितनी परेशानी होगी? तो ये चीजों को आसान करने की जरूरत है, और ये आसान तभी होगी, उसके लिए पहले क्लैरिफिकेशन, दूसरा सर जोड़ के बैठना, ताकि मामले की तय जो है उसको देखा जाए, मामला शुरू कहां से हो रहा है हमारा, और इस प्रॉब्लम का हल हमने कैसे निकालना है। इस प्रॉब्लम का हल तो हमने निकालना है। अब हारिस असगर साहब, प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए फिर यही है कि आप लोग स्टेट बैंक से जाकर बात कर लें, क्योंकि KCCI सबसे बड़े चैम्बर है मेरे ख्याल से पाकिस्तान का। आप लोगों को कॉपरेशन वहाँ से मिलती तो है, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली वो अगर कहते हैं कि किसी और से उनको अप्रूवल चाहिए, तो फिर वो समझ से बाहर है। मेरे ख्याल से आप लोग डायरेक्टली अगर इंगेज कर लें स्टेट बैंक को, तो मे बी दैट विल बी ए बेटर ऑप्शन। क्या कहते हैं आप? स्टेट बैंक से हमारी बात भी हुई है। हम कुछ दिन पहले गए भी थे स्टेट बैंक। सेनेट की फाइनेंस की स्टैंडिंग कमेटी आई थी हमारे पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स मीटिंग के लिए, तो उनका नेक्स्ट जो एजेंडा था कि उन्होंने स्टेट बैंक जाना था, तो हम उनके साथ ही स्टेट बैंक चले गए थे। गवर्नर से बात भी हुई है, तो एंड ही इज़ गोइंग टू कम विजिट अस एज वेल इन ड्यूरिंग दिस वीक। तो लेकिन अब खाली बात करने से चीज़ें नहीं इस तरह रिजॉल्व होंगी, उस पर एक्शन चाहिए। अब एक्शन, इमीडिएट एक्शन जो हम लोग प्रपोज कर रहे हैं वो ये है कि एक तो जो फॉरेन रेमिटेंस जो हमारी आती थी वो गिर गई है। क्यों गिर गई है? क्योंकि हवाले से आप जो पैसे भेजते हैं आपको ज़्यादा रुपीज़ मिलते हैं, और ऑफिशियल आप भेजते हैं आपको कम मिलते हैं। तो उसको एक बराबरी ले आएँ आप वहाँ। अब हमारे जो पाकिस्तानी हैं अब्रॉड जो रेमिटेंसेस भेजते हैं, उनको आप ऑफिशियल चैनल पे इंसेंटिव दें, जैसे बांग्लादेश भी देता है अपने सिटीजन्स को जो बाहर हैं रेमिटेंस भेजते हैं, उनको एडिशनल आई थिंक 7-10% एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। तो अब यहाँ जो ओपन मार्केट में हवाले के थ्रू जो उनको पैसे मिल रहे हैं, आप उसको बराबर कर दें, नंबर 1। उससे आपकी रेमिटेंसेस जो है वापस ऑफिशियल चैनल से आनी शुरू हो जाएंगी। नंबर 2 जो है वो ये है कि आपने जो है बेसिकली जो मैंने अभी जिक्र किया था कि पॉलिसीज़ क्लियर कर लें। और जैसे शहबाज साहब ने कहा कि जो है कंट्री जब ही ग्रो करता है जब बिज़नेस ग्रो करता है, फ्लरिश करता है। अब अभी जो हम जिस सिचुएशन पे खड़े हैं कि हमने इंपोर्ट्स को स्लो डाउन करना है, इट्स अ यूनिफॉर्म पॉलिसी अक्रॉस द बोर्ड।
अब उसमें क्या हो रहा है कि इंपोर्ट स्लो डाउन कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपके एसेंशियल्स आते हैं, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल्स आते हैं, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में जो मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स यूज़ होते हैं वो आते हैं। तब वो सब चीज़ें ब्लॉक हो गई हैं, तो इस तरह बहुत सारा एक्सपोर्ट सेक्टर मेनली हमारे टेक्सटाइल है, तो लॉट ऑफ यूनिट्स आर शटिंग डाउन। तब वो शट डाउन हो रहे हैं तो हमारी एक्सपोर्ट की भी फॉरेन एक्सचेंज आना है वो भी नहीं आ रहा। तो इस तरह जो है दिस इज़ बिकम अ मेजर केओस के एक अक्रॉस द बोर्ड पॉलिसी नहीं होती, एक यू नीड टू मेक एजुकेटेड पॉलिसी जिससे जो है एक सिचुएशन को, अगर बुरी सिचुएशन उसको संभालना है। इस तरह ये हो रहा है कि सिचुएशन और बिगड़ती जा रही है फॉर नो रीज़न बेसिकली। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि सिचुएशन अभी बिगड़ती जा रही है, और रियलिटी असल में यही है कि शायद जो आप कह रहे हैं वो बात सही भी हो, शायद उतने बुरे हालात ना हो जितना प्रोजेक्ट करके बताया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल जो या आजकल आलमगीरियत का दौर है डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, और सारी दुनिया जो है मे बी इट्स मूविंग टुवर्ड्स अ रिसेशन। आई कैन नॉट से कैटेगोरिकली दैट वी आर इन रिसेशन, लेकिन डेफिनेटली हम रिसेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा थोड़ा डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब इस बारे में भी हमें बताएं कि क्या बैनुल-अक़वामी सतह पर रिसेशन आ गई है? देखें अली, कब तक हम इन बातों का सहारा लेते रहेंगे कि जी वो इंडिया में तेल की प्राइसेस ज्यादा हैं, जी फलाने मुल्क के अंदर ज्यादा हैं, देखें हमारे यहाँ फिर भी कम है, या दूसरे मुल्क के अंदर फलानी चीज महंगी है, हमारे यहाँ सस्ती है। अगर दुनिया में रिसेशन आ रहा है, कम से कम आप अपने आप को प्रोटेक्ट तो कर सकते हैं ना, जितना जितना आपकी कैपेसिटी है। अगर आप देखें यूएसए का क्राइसिस जो था 2007-8 का, वो पूरी दुनिया को उसने इफेक्ट किया था, लेकिन आपको उसने इफेक्ट नहीं किया था। मतलब वो क्राइसिस जो था यूएई तक आया था, उसके बाद वो आगे नहीं आ पाया। उसकी वजह अब बाद में समझे कुछ लोग जो गवर्नर स्टेट बैंक थी, उन्होंने बड़े अच्छे प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए थे ताकि हमें वो क्राइसिस से बचाया जाए, और हम बचे भी। ठीक है, अब ये है कि आप ये कहें कि लो जी वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिसेशन आ रहा है, तो हमारे यहाँ भी रिसेशन है, तो फिर आपकी कारीगरी कहाँ गई, आपकी जो एक्सपर्टीज है वो कहाँ गई? मतलब ये बात तो मैं भी कर सकता हूँ। आप थोड़ा सा पाकिस्तान की पॉलिसी के ऊपर तवज्जो दें। अगर हम इंडिया को साथ देखते हैं तो इंडिया वक्त के साथ उसने जो अपने बॉर्डर से या ट्रेड लिबरलाइजेशन उसने की, ठीक है, इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट किया, लेकिन साथ में इंपोर्ट सब्सिट्यूशन मुल्क के अंदर बनाना शुरू किया। अभी जैसे हारा साहब कह रहे हैं कि बहुत सारे रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट्स के, ठीक है, इंपोर्ट्स का बैन करें, रिस्ट्रिक्ट करें, लेकिन दूसरा सवाल ये है, क्या आप उन इंपोर्ट्स का सब्स्टिट्यूशन मुल्क के अंदर तैयार कर रहे हैं? हाँ, वक्त के साथ साथ हमने लिबरलाइज किया अपनी इकोनॉमी को, ट्रेड लिबरलाइजेशन लेके आए, लेकिन एक रजीम में हमने ट्रेड लिबरलाइजेशन की, और जितनी लिबरलाइजेशन की जो अगला रजीम आया हम उससे 10 कदम पीछे चले गए। तो इस तरह से हुआ क्या कि आप देखें आज अब सारे का साथ 70% दालें इंपोर्ट कर रहे हैं, आप गंदम आप इंपोर्ट कर रहे हैं, चीनी पहले अब एक्सपोर्ट करते हैं, फिर अब इंपोर्ट करते हैं, अब प्याज इंपोर्ट कर रहे हैं। मुख्तसरन एक लुकमा देना चाहूंगा आपको। देखें, आज़ाद जदीद मईशत के अंदर अगर हम फ्री फ्लोट करेंसी रेट पे जाना चाहते हैं तो फिर हमें ट्रेड भी सर फ्री करनी पड़ेगी। That means we will be able to import everything and export anything, and only then we will get the real picture of where the dollar stands. अगर हम ये कहें हम इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करके एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करके अब डॉलर का रेट डिटरमिन करेंगे, सर वो आजाद जदीद मईशत की तौहीन हो जाएगी। सर मेरी बात ये है कि इस बात के ऊपर हारे साहब भी इत्तेफाक कर रहे हैं, मैं भी इत्तेफाक कर रहा हूं, बिजनेस ग्रो करेगा तो मुआशियत आपकी ग्रो करेगी। अब ट्रेड जो है उसको डाइवर्सिफाई करें ना यार आप, मतलब डाइवर्सिफिकेशन तो आप कोई मना नहीं कर रहा आपको, आप उस तरह से लेके आए। आप ट्रेड भी तो जो है वो भी तो आपके बिजनेस का हिस्सा है, आप क्यों उसको ट्रेड को बिजनेस से अलग कर देते हैं? तो पूरी दुनिया जब इस चीज के ऊपर आ रही है, ठीक है, आपकी कैपेसिटी नहीं है अभी तो ठीक है, वक्त के साथ पॉलिसी जो है वो आपकी इस तरह की होनी चाहिए कि इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन जो है मुल्क के अंदर आप आहिस्ता से तैयार करना शुरू करें। इंडिया ने यही किया ना, अपनी इंडस्ट्री जो थी उसको उन्होंने प्रोटेक्ट किया। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हमारी मैच्योर इंडस्ट्री जो है वो बंद हो रही है। बड़ा अहम नुकता है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लूंगा, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो फिर हम डॉक्टर शहबाज साहब के साथ ही बात करेंगे, और यहाँ पर हारिस अगर साहब का शुक्रिया अदा करेंगे, शो में हमारे साथ शामिल हुए। अब गुफ्तगू के अंदर थोड़ी सी वजाहत हम ले लेते हैं कि मुल्क की मईशत को आगे आने वाले दिनों के अंदर कैसा देख सकते हैं। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, हमें बड़े पैमाने पर इमदाद व कर्जा जात मिल गए हैं, और आई थिंक इट इज़ इन द ट्यून ऑफ अराउंड $8 बिलियन और राउंड अबाउट। तो डू यू थिंक दैट इज़ गोइंग टू हेल्प पाकिस्तान इकोनॉमी? से मेरा ख्याल है कि मेरा जवाब ना होगा, क्योंकि ये तो वो बात होगी कि ढाकिस्म के ऊपर आप चाह रहे हैं कि ठीक है यार ये हफ्ता मेरा निकल जाए, अगले हफ्ते जब आएगा फिर देखेंगे, या ये महीना निकल जाए, या इलेक्शन तक मेरा टाइम निकल जाए, इलेक्शन करवा देंगे, उसके बाद हम मुल्क को हैंड ओवर कर देंगे नई गवर्नमेंट को, तो वो जाने और उसका काम जाने। तो ये तो सोल्यूशन ना हुआ। हमें कर्जों के ऊपर ठीक है, आप फिल वक्त आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान को सांस आ जाएगा, लेकिन इसके अंदर भी ना बहुत सारे इफ एंड बट हैं, और इफ एंड बट के अंदर बड़ी स्पेस है। अब मसला ये कि स्पेस को हमने क्या यूज करना है वाकई पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़ा करने के लिए या नहीं।
तो जो मुझे अभी सिनेरियो नजर आ रहा है, मेरा ख्याल है कि सारी जमातें जो हैं वो इस चीज के ऊपर जोर दे रही है कि इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन हो जाएगा तो मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे, इलेक्शन होगा तो मुल्क ट्रैक के ऊपर आ जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें जब तक आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं होगी, मेरा नहीं ख्याल कि हम इस अमदाद से भी कोई बेनिफिट उठा पाएंगे। बड़ा अहम नुक्ता था और यहाँ पर मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। नाजरीन, हमने गुफ्तगू तो सुन ली, अब सम अप करेंगे, ज़ाहिरी बात है क्योंकि अभी जो मौजू है उसके ऊपर ही बात करते हैं। वो ये है कि कराची के बल्दियाती इंतखाबात और उनके नताइज और फिर उसके क्या असरात पाकिस्तान की मईशत पर भी मुरतब हो सकते हैं, पाकिस्तान की सियासत पर भी मुरतब हो सकते हैं और पाकिस्तान की माशरत पर भी मुरतब हो सकते हैं। कराची लावारिस का कभी कोई नारा लगा देता है, कभी कोई कहता है कि कराची को कोई ओन नहीं करता, कभी कोई कहता है जी कराची के अंदर, जैसे हमारे फाजिल मेहमान शुरू में कह रहे थे, कोई इन्फोर्समेंट नहीं है कानून की मौजूदगी के बावजूद। लेकिन सच बात यह है कि कराची के लोगों में कोई इत्तेहाद नहीं। कराची के लोगों में माजरत के साथ मैं खुद को कराची वाला कह सकता हूँ, तो यहाँ के लोगों में कोई बसीरत भी नहीं। माजरत के साथ ना कोई बसीरत है, ना अमल में कोई तासीर है, ना इत्तेहाद है। ऐसी सूरत के अंदर ये शहर जो अब 2.5 करोड़ की आबादी का हो चुका है या हो जाएगा, या शायद उससे भी ज़्यादा आबादी हो चुकी हो, वो कैसे आगे चले। देखिए, दुनिया के अंदर लोगों की शनाख्त उनका अपना शहर होता है। जब हम जाते हैं अमेरिका तो लोग आई लव यूएसए से ज़्यादा आई लव न्यूयॉर्क की शर्ट पहनकर घूम रहे होते हैं। बल्कि कराची में भी कुछ लोग घूम रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता कि न्यूयॉर्क क्या है, लेकिन फिर भी उन्होंने पहनी भी होती है। बात यह है कि हमें इस चीज़ को समझना है गहराई से कि इस शहर को अगर हमें आगे लेकर चलना है तो हमें इसके लिए कोई बसीरत या तासीर चाहिए। असल में ये पूरे मुल्क का विजन ये तैयार हो गया, प्लाट। सारी ज़िंदगी प्लाट करते हुए आखिर में 6 फुट के प्लाट में जाकर दब जाओगे, उससे फिर कभी उठ नहीं पाओगे। उस दिन उठोगे जिस दिन बुलाए जाओगे। तो ये प्लाट से बाहर निकलो, क्योंकि ये मुल्क प्लाट और शादी हाल के दरमियान फंस गया है। यहां पर या तो शादी हाल है या प्लाट है, और प्लाट के ऊपर कुछ तामीरात हैं। भाई, आप अपने मुल्क के अंदर कोई विजन क्रिएट करो, कोई अपने शहर के लिए विजन क्रिएट करो। आप मुस्तकबिल में क्या बनना चाहते हो? कराची को इतना बढ़ाते जा रहे हो, जामशोरों को भी इसमें शामिल कर लिया है, कुछ अरसे बाद हैदराबाद पर भी मुसल्लत हो जाओगे, फिर उसके बाद मुझे लगता है कराची जाकर ठोकर न्याज बेग पर ख़त्म हो और वहाँ लाहौर आकर सोहराब गोट पर ख़त्म होगा। प्लाट स्कीम 33 मीमिन गोट, इस मेंटेलिटी से बाहर निकलो कि पूरा पाकिस्तान एक प्लाट बनाकर किसी तरह बेच दो। सरजानी नॉर्थ, अब नॉर्थ के भी 5 बन गए हैं। मैंने बोला कौन सा नॉर्थ? कह रहे नॉर्थ कराची। मैंने कह रहे नॉर्थ टाउन। मैं क्या यार, कराची शहर की आप थोड़ी विजन क्रिएट करो। इस शहर का क्या नक्शा है? पानी कैसे दस्तयाब होगा? कैसे हमको बिजली मिलेगी? कैसे हमें गैस मिलेगी? अरे ये सियासतदान तो सारे दुकानें चलाने वाले लोग हैं यार, ये मार्केटिंग के लोग हैं। कोई अपने अपने आइटम की मार्केटिंग कर रहा है, काम किसी ने टकेगा नहीं किया। अच्छा सच पूछो, सच बताना दिल पे हाथ रख के। मैं नहीं कहता कि उस आदमी ने ज्यादा अच्छा काम किया, इस आदमी ने अच्छा काम किया। जिस सियासी जमात को इस दफा आप वोट देकर ला रहे हो कि ये नया है, इनसे उम्मीद है, आप समझ जाओ पीटीआई नहीं है, एक और जमात है। माजी में इनका मेयर नहीं रहा, उससे ज्यादा मुस्तफा कमाल ने काम करके दिखाया था, नहीं करके दिखाया था? बता एजाज, किया था कि नहीं किया था? किया था। तो सियासी जमातों को भूल जाओ यार। लेकिन अब अगर वो आ जाए, मैं नहीं कह सकता कि आज वो काम कर सकता है कि नहीं, क्योंकि तब मुशर्रफ की बैग थी और मुशर्रफ कराची का था, तो उसने कराची में पैसा लगवाया। अभी बैठा हुआ देखो, वीडियो देख रहा मुशर्रफ। आपको कोई याद रखे न रखे, मैं तंग करता रहता हूँ आपको मुशर्रफ साहब, मैं तंग करता रहता हूँ, मैं छोड़ता नहीं हूँ, घर तक छोड़ के आता हूँ। खैर, यहाँ पर नाजरीन प्रोग्राम का वक्त मुख्तसर है। मेरे ख्याल से आज कराची वालों की खुल के खिंचाई कर ली, क्योंकि ये मेरा अपना शहर है और आप सब मेरे अपने लोग हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हम पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान से भी ज़्यादा हम, मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लाम में कोई तस्वर नहीं है, ना कौमियत का, ना ज़ुबान का, ना लिसानियत का, ना रंग का, ना नस्ल का। मैं आपको क्लियर कट बता दूं, अगर आप मुसलमान हैं तो ये चीज़ समझ जाएं। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इस चीज़ की जो है, आप समझे कि एक मिसाल है आपके सामने कि इस्लाम के अंदर कोई तस्वर नहीं। देयर इज़ नो पाकिस्तानी। इस्लाम के अंदर देयर इज़ नो पाकिस्तान जिंदाबाद। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हाथ जोड़ के, तमाम इंसानियत एक है।
हम सब एक हैं और मुसलमान जो हैं दे आर वन बिग होल। हमें मुस्लिम उम्मा की तरह सोचना है। अल्लामा इकबाल की विजन कहते हैं पाकिस्तान बनाने, अल्लामा इकबाल की विजन एक पूरी खिलाफत इस्लामिया बनाने की थी और आज आपने उस पर वर्क करना छोड़ दिया है, इसीलिए पाकिस्तान का ये हाल हो रहा है। अगर पाकिस्तान उसी नज़रिए पर काम करे जिस पर अल्लामा इकबाल काम कर रहे थे, जिस पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना काम कर रहे थे, तो इंशाअल्लाह हमें कामयाबी होगी। हम अपने तरफ ना सिर्फ देखते रहें बल्कि हमें पूरी दुनिया की तरफ देखना है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान एक और ज़्यादा वसी मुल्क बनेगा। इंशाअल्लाह अगर मेरे माइंडसेट के लोग आएंगे तो ये जोग्राफियाई हदूद हमारे लिए नहीं होगी, हमारे लिए सिर्फ नज़रियाती हदूद होगी। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अली नासिर हमारी टीम को जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।